हेलो एवरीवन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा है समास। कोई भी एग्जाम जहाँ पे आपका हिंदी पूछा जाता है, वहाँ पे समास से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वहीं हम बात करें बिहार डीएलएड की या आपका बीएड की बात करें, तो यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह टॉपिक आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और अधिकांश बच्चे क्या होते हैं, समास पहचानने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के क्लास में हम आपको ऐसा ट्रिक देंगे जिससे आप आसानी से 5 सेकेंड के अंदर में आप किसी भी समास को आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन हमें स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम डिस्कस करते हैं समास के बारे में। तो सबसे पहले हम समास शब्द को देखें, तो समास आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका है सम और दूसरा है आपका आस। सम का मतलब क्या होता है, तो सम मीन्स आपका होता है संक्षिप्त। सम का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त होता है, छोटा होता है। और आस का मतलब क्या होता है, कथन। तो जो आपका छोटा कथन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। वहीं परिभाषा की बात करें तो समास का परिभाषा आपका होता है 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जो समास होता है यह आपका 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलने से बनता है। जैसे में हम देखें तो 4 राहों का समूह, तो 4 राहों के समूह को क्या कहा जाता है, चौराहा कहा जाता है। वही बात करें नीला है जो कमल, तो इसका अर्थ क्या होता है, नीला है जो कमल अर्थात नील कमल होगा। तो यह आपका समास का परिभाषा हो गया और इसका उदाहरण हो गया। हम चलिए अब बात करते हैं, एक नोट दिया गया है, यह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समास का विलोम क्या होता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो समास का विलोम आपका व्यास होता है। क्या होता है, समास का विलोम व्यास होता है। और व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का मतलब आपका समास विग्रह होता है। विग्रह अर्थात तोड़ना होता है। अब देखिए, यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, समास क्या होता है। तो समास में बात करें तो इसमें आपका पदों का मेल होता है। समास में क्या होता है, पदों का मेल होता है। जैसे ऊपर हमने देखा, जैसे बात करते हैं लंबोदर, एक उदाहरण हम लेते हैं। तो लंबोदर की बात करें तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इसका विग्रह करेंगे तो होगा लंबा उदर है जिसका। लंबा उदर है जिसका, उसी को क्या कहा जाता है, लंबोदर कहा जाता है। तो समास क्या है, देखिए पद मिलकर क्या होता है, समास बनता है। तो पदों को मिलने से क्या बनता है, समास बनता है। उसके बाद बात करें संधि का पूछ ले, तो संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। जैसे हम बात करें राम में, तो राम में पूछे जाए कितना वर्ण है, तो इसमें आपका है र प्लस आ प्लस म प्लस अ है। इससे आपका राम बना। तो इसमें वर्ण आपके हो गए 1 2 3 4, 4 वर्णों को मेल से आपका राम बनता है। तो संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में आपका पदों का मेल होता है। इसे थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं समास के भेद का, कि समास के कितने भेद होते हैं। देखिए समास के मेनली आपके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, तो पहला भेद आपका होता है द्वंद्व समास। दूसरा आपका होता है द्विगु समास। तीसरा क्या होता है, अव्ययी भाव समास। चौथा क्या होता है, कर्मधारय समास। पांचवा आपका होता है बहुव्रीहि समास। छठा क्या होता है, तत्पुरुष समास। मेन क्या होता है, मेन बात यह है कि बच्चे यहीं पे फंसते हैं, समास को पहचानने में प्रॉब्लम होता है। सभी कोई जानता है कि पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पद मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, समास बन जाएगा। लेकिन वहीं पहचानने के बारे में पूछ दिया जाए कि कौन सा कर्मधारय है, कौन बहुव्रीहि है, तो इसमें पहचानने में प्रॉब्लम होता है। तो इसको आसान ट्रिक से हम समझेंगे। चलिए एक एक कर इसका हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा समास क्या है, द्वंद्व समास है। सबसे पहला समास हमारा क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व मीन्स क्या होता है, द्वंद्व मीन्स आपका 2 होता है। द्वंद्व मीन्स क्या होता है, 2। तो देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास होगा, इसमें देखिए दोनों पद प्रधान होगा तथा विग्रह करने पर क्या होगा, विग्रह करेंगे तो और आएगा,
या आएगा अथवा आएगा। तो द्वंद्व समास क्या होता है, इतना आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व समास में होगा दोनों पद प्रधान, और इसमें ट्रिक क्या है पहचानने का, ट्रिक है कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह अर्थात हाइफन लगा रहता है, योजक चिन्ह लगा रहता है। तो इतना आपको याद नहीं रखना है। द्वंद्व समास से सीधे आपको याद रखना है दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो इस तरह के जो शब्द रहें जिनमें दोनों पद आपके प्रधान हो, उसी को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, आगे पीछे, आगे और पीछे, ऊंच नीच, ऊंचा या नीच, राजा प्रजा, राजा और प्रजा। इसी तरह हमने बताया राधा कृष्ण, भाई बहन, माता पिता, ये सभी शब्द क्या हैं, द्वंद्व समास हैं। देखिए इसमें दोनों मिल रहा है कि नहीं, माता पिता, सुख दुख, आगे पीछे, ऊंच नीच, राजा प्रजा, राधा कृष्ण। तो इस तरह के जितने भी शब्द आपको मिल जाए और बीच में देखिए यहाँ पे हाइफन भी लगा है, तो ये शब्द क्या होते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो देखिए हमको आशा है कि आपको द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, तो देखिए इसमें होता है कि प्रथम पद आपका क्या होगा, संख्यावाचक होगा। द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाचक। तो जहां भी आपको पहला पद क्या मिल जाए, संख्यावाची मिल जाए, वह कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। जैसे दिया है देखिए यहाँ पे, दोपहर में कौन सा संख्या मिला, 2 मिला। चौराहा में क्या मिला, तो 4 मिला। उसके बाद तिरंगा में क्या मिला, तो 3 मिला। उसके बाद त्रिकोण में क्या मिला, तो यहाँ भी आपका 3 मिला। तो देखिए दोपहर, दो पहरों का समाहार। तो जहाँ भी देखिए अंक मिल जाएगा तो कौन सा समास होगा, अंक मिला तो द्विगु समास हो गया। दोपहर, दो पहरों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। तो इस तरह के शब्द जहाँ पे आपको क्या मिले, अंक मिल जाए, वह क्या होगा, वह आपका होगा द्विगु समास होगा। जैसे और एग्जाम्पल हम ले, जैसे पंचवटी हो गया, 5 वृक्षों का समूह पंचवटी कहा जाता है। यह भी क्या होगा, यहाँ पे संख्या पंच अर्थात 5 है, यह भी आपका द्विगु समास। तो हमने 2 समास पढ़ा, द्वंद्व समास। द्वंद्व मीन्स क्या होगा, दोनों प्रधान हो, माता पिता भाई बहन। द्विगु में क्या होगा, तो द्विगु में आपका प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, उसी को हम द्विगु समास कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा तीसरा क्या है, अव्ययी भाव समास। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहा जाता है, तो इसका परिभाषा आपका है कि जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उससे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें आपका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है या प्रधान होता है। तो चलिए डेफिनेशन से हमको मतलब नहीं है, हमें तो पूछा जाएगा, पहचानने को पूछेगा कि कौन सा इसमें से अव्ययी भाव समास है। तो पहचानने का ट्रिक है कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द जो है क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसमें क्या होता है, उपसर्ग वाला आपका शब्द होता है। उसके बाद बात करें पुनरावृत्ति शब्द। पुनरावृत्ति शब्द में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा रहता है। उसके बाद बात करें तो वह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, अव्ययी भाव समास में हमने क्या पढ़ा, इसमें उपसर्ग होता है। पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा, और एक ही चीज हो, एक ही शब्द हो, एक ही दो शब्दों के बीच में आपका योजक चिन्ह लगा हो, तो वह भी आपका क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल जैसे है प्रतिदिन, तो प्रति इसमें उपसर्ग हो गया, दिन में प्रति लग गया तो प्रतिदिन हो गया। तो क्या हो गया, यह आपका हो गया अव्ययी भाव समास। आ जन्म, जन्म में आपका आ उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया, यह आपका बन गया अव्ययी भाव समास। संभव के पहले यथा लग गया उपसर्ग तो क्या बन गया, यथा संभव। तो देखिए इस तरह जहाँ उपसर्ग पहले लग जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, यह आपका हो गया, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। वहीं हमने दूसरा ट्रिक में देखा है कि सेम शब्द हो, एक ही शब्द के बीच में आपका हाइफन का चिन्ह लगा हो तो वह भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन। तो एक ही शब्द है, हाथ प्लस हाथ को हाथों हाथ कहा जाता है, रात प्लस रात को क्या कहा जाता है, रातों रात कहा जाता है, दिन प्लस दिन को क्या कहा जाता है, तो दिनों दिन। तो अव्ययी भाव समास आप समझ गए होंगे।
इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास में पहले क्या होगा, उपसर्ग होगा। पहले उपसर्ग होगा, जैसे प्रतिदिन में दिन में प्रति उपसर्ग लगा है, जन्म में आ लगा है, संभव में यथा लगा है। तो पहले उपसर्ग होगा तब भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास। या एक ही शब्द के बीच में क्या हो, हाइफन लगा हो। जैसे देखिए, सेम सेम दो शब्द हैं, इसके बीच में हाइफन लगा है। सेम शब्द है और इसके बीच में हाइफन लगा है। यहाँ भी दोनों समान शब्द हैं, इनके बीच में हाइफन का चिन्ह लगा है। तो ये दो ट्रिक आपको याद रखना है अव्ययी भाव समास के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कर्मधारय समास। अब देखिए, कर्मधारय समास किसे कहा जाता है, तो कर्मधारय का पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में अपमान उपमेय होता है, उसी को क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो देखिए, डिफिनीशन से फिर यहाँ पे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें तो पहचानना सीखना है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो पहला ट्रिक इसमें है कि विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में हैं जो के समान ऐसा शब्द आए। जैसे हम विग्रह करेंगे, जैसे चरण कमल, तो चरण के समान कमल, कमल के समान चरण, ये आपका क्या हो गया, के समान आया, चाहे में आया। उसके बाद दूसरा ट्रिक है कि विशेषता बताए। जैसे कोई शब्द है तो विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कर्मधारय। तो इसमें क्या होगा, विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर आपको क्या आएगा, हैं जो आएगा या के समान आएगा, या आपका विशेषता बतलाएगा, उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल आपका है चरण कमल, अर्थात कमल के समान चरण। तो देखिए, के समान आ गया। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, देखिए के समान आ गया। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। या देखिए, इसको है जो नहीं याद करके आप याद रख सकते हैं कि कमल है, कमल कैसा है, नीला है। तो नीला आपका विशेषण हो गया, विशेषता बताया, कमल का विशेषता बताया। तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है, यह आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो गया। यहाँ पे हमने बताया है, पहला ट्रिक आप छोड़ भी देते हैं तो आप इससे भी आसानी से पहचान सकते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होगा। विशेषता केवल आपको देखना है, किसके लिए, कर्मधारय समास के लिए। तो देखिए, जैसे हमने देखा चरण कमल, तो चरण कमल हो गया, चंद्रमुखी हो गया, नील कमल, यहाँ पे विशेषता नील बता रहा है, यहाँ पे मिर्च का विशेषता काली बता रहा है। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी आपके हो गए कर्मधारय समास हो गए। तो आशा है आपको कर्मधारय समास भी समझ में आया होगा। बस ट्रिक को आपको थोड़ा ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करना है। कल के क्लास में हम समास का प्रैक्टिस करेंगे और कल के क्लास के बाद आपको समास में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस पीडीएफ को आप पढ़ेंगे थोड़ा अच्छा से। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है बहुव्रीहि समास। क्या दिया है, बहुव्रीहि समास दिया है। तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, तो देखिए, बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि में आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, इसमें कोई दूसरा पद आकर प्रधान हो जाता है। इसमें खुद का पद प्रधान नहीं होता है, कोई बाहर से पद आकर क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। जैसे लंबोदर, लंबा है जो उदर, तो इससे हमें क्या मिल गया, लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या मिल गया, गणेश। तो देखिए, हमने बात किया लंबोदर को, हमें नया पद क्या मिल गया, गणेश मिल गया। तो इसी को बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात हमें मिल गया रावण। तो देखिए, जहाँ नया पद मिल जाएगा वह आपका बहुव्रीहि होगा। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात जिसके हाथों में क्या है, चक्र है, उसको क्या कहते हैं, विष्णु कहते हैं। तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका बहुव्रीहि समास हो गया। उसके बाद है त्रिलोचन, तो तीन है लोचन जिसके, अर्थात जिसके तीन नयन हैं, अर्थात भगवान शिव। तो यह आपका क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। तो बहुव्रीहि समास में अपना कोई, देखिए, अपना कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई बाहर से पद आकर प्रधान हो जाता है। जैसे लंबोदर से हमने गणेश देखा, दशानन से रावण देखा, चक्रपाणि से विष्णु देखा, त्रिलोचन से शिव देखा, पीताम्बर की बात करें तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। तो इस तरह के जो शब्द हैं, जो क्या करते हैं, जिनसे एक नया शब्द हमें मिल जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है तत्पुरुष समास। अब हमें क्या पढ़ना है, तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जिस समास में
बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो। इसमें क्या होता है, बाद का अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है। इसमें क्या होता है कि कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे कारक चिन्ह होता है कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सभी कारक चिन्ह होते हैं। कारक को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है कि कारक चिन्ह आपका लुप्त रहता है और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजकुमार अर्थात राजा का कुमार, तो देखिए यहाँ पे का है, यहाँ पे कारक चिन्ह। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, तो जिसके बीच में आपको क्या मिल जाए, कारक चिन्ह मिल जाए, वह क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। रचनाकर, रचना को करने वाला, तो यहाँ भी को मिल गया, तो कारक चिन्ह जहाँ भी मिलेगा वह कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे हमारा है तत्पुरुष समास के भेद। इसमें तो हमने देखा कि कारक चिन्ह होता है बीच में, तो तत्पुरुष समास के भेद में हम क्या देखेंगे, कारक चिन्ह के बारे में ही देखेंगे। जैसे है कर्म तत्पुरुष, तो देखिए कर्म का क्या होता है, तो कर्म का कारक विभक्ति होता है को, कर्ता ने कर्म को, कर्म का क्या होता है, कारक विभक्ति को होता है। तो इसका आपका लोप हो जाता है अर्थात को लुप्त हो जाता है। जैसे यश प्राप्त अर्थात यश को प्राप्त, देखिए को यहाँ पे लुप्त हो गया है, यहाँ पे को आपका नहीं है। रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला, तो को यहाँ पे लुप्त है। गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, तो देखिए जहाँ भी कारक मिल जाए तो क्या होगा, कारक जहाँ पे मिल जाएगा वह आपका तत्पुरुष होगा। अभी हमने ऊपर यही पढ़ा है। और इसमें देखिए इसके भेद में क्या है, इसके भेद में वही कारक चिन्हों को क्या किया गया है, अलग अलग कर दिया है। जैसे कर्म तत्पुरुष रहेगा, तो बस आपको याद रखना है कि कर्म का चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो जहाँ बीच में क्या होगा, विग्रह करने पर को मिल जाए, वह कौन सा तत्पुरुष होगा, वह आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है करण तत्पुरुष। तो देखिए करण का क्या होता है, करण का आपका कारक विभक्ति होता है से और के द्वारा। तो जहाँ भी आपको मिल जाए से और के द्वारा, वह आपका करण तत्पुरुष होगा। जैसे भयाकुल अर्थात भय से आकुल, रेखांकित रेखा से अंकित। उसके बाद है सुर रचित, तो सुर के द्वारा रचित, तो देखिए यहाँ पे से मिला और के द्वारा मिला, तो से के द्वारा जहाँ पे मिलेगा वह आपका हो जाएगा करण तत्पुरुष। तो विभक्ति चिन्ह को आपको बस याद रखना है कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा है संप्रदान। तो संप्रदान में क्या होता है, तो संप्रदान की बात करें तो इसमें आपका होता है के लिए का लुप्त हो जाता है। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो के लिए होता है, संप्रदान के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल है स्नान घर, तो स्नान के लिए घर, तो के लिए का इसमें लोप हो जाता है, यहाँ पे देखिए नहीं है। गौशाला, तो गौ के लिए शाला अर्थात गाय का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं, गौशाला कहते हैं। तो संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है, इसको आप याद रखेंगे। जहाँ भी आपको के लिए का विभक्ति चिन्ह मिलेगा वह कौन सा आपका तत्पुरुष समास होगा, तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा है अपादान तत्पुरुष। अगला क्या है, अपादान। तो अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है, तो अपादान का कारक चिन्ह आपका होता है से। तो जहाँ भी आपको से दिख जाए वह क्या होगा, अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे पथ भ्रष्ट अर्थात पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पे से का क्या है, लोप हो गया है, यहाँ भी आपका से का लोप हुआ है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो इस तरह के जो शब्द हैं वे क्या होंगे, अपादान तत्पुरुष होंगे। नेक्स्ट को देखते हैं। अगला हमारा है संबंध तत्पुरुष। देखिए संबंध का क्या होता है कारक चिन्ह, तो संबंध का होता है आपका का होता है, के होता है। तो देखिए इसका क्या होता है, संबंध का आपका होता है का के की, इसका आपका लोप हो जाता है। तो देखिए जैसे शिवालय है, तो शिवालय शिव का आलय, शिव का जो घर है उसको क्या कहते हैं, शिवालय। तो यहाँ पे का है, यहाँ पे आपका है पराधीन, तो पर के अधीन, यहाँ पे के है। देश रक्षा, तो देश की रक्षा, यहाँ पे की है। तो संबंध का कारक चिन्ह क्या होता है, तो का के की होता है। संबंध तत्पुरुष में का के की का लोप हो जाता है। नेक्स्ट को हम देखते हैं। अगला हमारा है अधिकरण तत्पुरुष। क्या है, अगला हमारा है अधिकरण तत्पुरुष है। तो अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है, अधिकरण का आपका में होता है, पर होता है, इसका आपका लोप हो जाता है। जैसे पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में उत्तम। आप बीती, तो आप पर बीती,
उसके बाद धर्मवीर है तो धर्म में वीर, तो यहाँ पे आपका में है, पर है, में है, तो ये सभी कारक चिन्ह किसके हैं? तो अधिकरण के हैं। तो जहाँ पे आपका में पर का लोप होगा वह आपका क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो इस तरह हमने आज के क्लास में क्या किया है? समाज से जुड़े जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा है। कल के क्लास में हम क्या करेंगे? कल हम हिंदी का एक और क्लास करेंगे और इसमें हम समाज के सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। एक साथ मिलाकर सबको प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा क्या होगा? कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट कर बताएं आपको क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।